नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। वीडियो में कमेंट्स करना और बताना वीडियो आपको कैसी लगी। पिछले वीडियो में आपने कमेंट्स की है, बहुत अच्छा लगा और इसको आप लोग शेयर भी कर देना। वीडियो यदि लंबी हो जाए तो इसको आप लोग कंप्लीट देखना, क्योंकि फुल डिटेल के साथ ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये संविधान। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि वीडियो बड़ी है तो बीच बीच में से काट कर देख लें, तो ऐसा आप लोग नहीं करना। यदि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपको कंप्लीट सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और ऐसे प्रावधान हैं जो नॉर्मल, जो वन लाइनर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको भी आप लोग कर सकते हैं। और जो पूछे जाने वाले हैं राइटिंग के ही, तो वहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं इनको पढ़ करके। इस क्लास को आप लोग कंप्लीट देखना और देखने के बाद आप लोग शेयर करना और कमेंट्स भी कर देना आप लोग कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ओनली आर्टिकल 13 पढ़ाया है पूरी कंप्लीट एक वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार, क्या क्या होती है समानता, किस प्रकार आर्टिकल 14 में प्रावधान किए गए हैं, 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख। उसके बाद आर्टिकल 15 में क्या है, 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, किस प्रकार से आरक्षण का संबंधित जो प्रावधान है उसको लागू किया गया है, कौन कौन से हमारे केस सामने आए, चंपाकम दोराई राजन का मामला हो चाहे 1951 का, कि ये किससे संबंधित है, सब हम पढ़ने वाले हैं। और आर्टिकल 17 स्पर्शता हो, आर्टिकल 18 हो, टाइटल्स के बारे में, टाइटल्स नहीं दी जाएंगी, उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी, उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं समानता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार की मैं बात करूं तो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 तक का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, समानता के अधिकार में किया गया है। आर्टिकल नंबर 14। अब हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है कि समानता होगी और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे। और कितने प्रकार की समानता होगी, यहाँ समानताओं का उल्लेख मिलता है। तो इसमें 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख मिलता है। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख मतलब क्या है, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट मिलते हैं समानता के। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं उनको भी यहाँ ध्यान से आप लोग देखो। एक तो है हमारा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण, इन दोनों कॉन्सेप्ट में ही बात समानता की गई है। और समानता की बात की जाने का मतलब क्या है, यदि कोई भी नागरिक है तो उसको विधियों से क्या रखा जाएगा, समान रखा जाएगा, विधियों में समान रखा जाएगा। कानून के समक्ष क्या उसको रखा जाएगा, इक्वल रखा जाएगा, समान रखा जाएगा। इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। यानी विधि में प्रत्येक व्यक्तियों को, इसी के साथ इसमें क्या है, विधि में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को या फिर व्यक्ति को, नागरिक को समान रखा जाएगा, समान रखा जाएगा। ये आप लोग यहाँ याद रखना। और इसमें 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख मिलता है। विधि के समक्ष समानता, यह कहाँ से ली गई है, तो इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है।
और दूसरे की मैं बात करूं, इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ क्या प्रावधान आते हैं कि अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल तथ्य हमारा यहाँ पर क्या है, विधि के समक्ष समानता में। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि के समान होगा, चाहे वह गरीब हो या फिर मजदूर हो या फिर कोई उद्योगपति हो। तो इसमें कहा गया है, इसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, चाहे वह अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या रखा जाएगा, समान माना जाएगा, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। और इधर क्या प्रावधान किया गया है, यदि कोई व्यक्ति गरीब है या फिर अमीर है, ये तो प्रावधान होगा ही होगा। इसमें होगा यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में समान परिस्थिति के अनुसार क्या होगा, उस पर विधि लागू होगी। जैसे कोई, इसमें क्या रखा गया है प्रावधान, इसको समझना यहाँ पर। इसमें तो प्रत्येक व्यक्ति को समान रखा जाएगा और इसमें भी प्रत्येक व्यक्ति को समान रखा जाएगा। इसमें प्रावधान मिलता है कि परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर कानून विधि लागू होगी, और इसमें कहा गया है इसमें परिस्थिति के अनुसार विधि लागू नहीं होगी। इस कारण से ये अलग हो जाता है। तो इसमें समान व्यक्ति को समान माना जाएगा। इसमें विधि परिस्थितियों के अनुसार लागू होती है, परिस्थितियों के अनुसार लागू होती है। और इसके अंदर क्या है, इसमें परिस्थिति के अनुसार लागू नहीं होती, इसमें इक्वल ही माना जाएगा। तो इसी आधार पर जो जिस परिस्थिति के अनुसार उसने कोई भी दंड किया है, कार्य किया है, उसको कोई भी ऐसा कार्य उसने कर दिया है तो जिससे संबंधित उसको दंड देना है या फिर फैसला सुनाना है, तो परिस्थिति के अनुसार ही क्या मिलेगा, उसको न्याय दिया जाएगा। और यहाँ परिस्थिति के अनुसार नहीं होगा, यहाँ सभी को समान माना जाएगा। माना दोनों में समान जाएगा, पर परिस्थिति के अनुसार लागू होगा। अगले प्रावधान की मैं यहाँ पर बात करूँ, तीसरा, तो यहाँ पर आता है यह कैसा प्रावधान है, तो यह नकारात्मक प्रावधान है। नकारात्मक प्रावधान है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो यह सकारात्मक प्रावधान है। सकारात्मक प्रावधान है। ये भी आप लोग याद रखना। दो प्रकार की समानताओं का उल्लेख, विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण। स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम बात करते हैं किसके संबंध में, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 14 किन आधारों पर या कौन से अपवाद हैं इसमें राष्ट्रपति पर यह लागू होगी या फिर नहीं होगी, राज्यपाल पर यह लागू होगी या नहीं होगी, उनके संबंध में क्या विशेष प्रावधान उनके लिए किए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका, और नोट्स यदि आप लोग साथ के साथ बनाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं
विधि के समक्ष समानता के अपवाद, यानी किस कंडीशन में ये अपवाद माने गए हैं विधि के समक्ष समानता के। तो सबसे पहले अपवाद की मैं बात करूं तो यहाँ अपवाद है, राष्ट्रपति हो, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, तो उनके संबंध में परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। जो रेट होती है एक, उसको जारी नहीं किया जाएगा। तो अपवाद क्या है? पहला, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जाएगा, जारी नहीं किया जाएगा। और दूसरे कंडीशन की मैं बात करूं, यहाँ पर सेकंड है, जो संसद के सदस्य होते हैं उनके संबंध में, चाहे सांसद हो, सांसद में के लिए क्या प्रावधान है, और जो हमारे राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ ध्यान से आप लोग समझना, सांसद या संसद के सदस्य आर्टिकल नंबर 105 के अनुसार संसद में दिए गए भाषण के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन की मैं बात करूं, यहाँ थर्ड नंबर, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में, राज्य विधानमंडल के सदस्य, जिनको हम बोलते हैं विधायक, आर्टिकल 194 के अनुसार, आर्टिकल 194 के अनुसार यह भी जवाबदेह नहीं होंगे। इसके संबंध में ये समानता का अधिकार इनके क्या होता है? अपवाद माना जाता है। और जो विदेश के राजनयिक हैं या फिर जो राजदूत हैं, उनके संबंध में ये भी लागू नहीं होगा। तो विदेशी राजदूतों, अगली कंडीशन की मैं बात करूं, विदेशी राजदूतों व राजनयिकों के खिलाफ भारत के न्यायालयों में जवाबदेह नहीं होंगे। और कौन से मामलों में?
जैसे इसमें मामले कौन से शामिल होते हैं कि खिलाफ मामले शामिल नहीं होंगे, तो एक तो है सिविल मामलों में भी, दो प्रकार के मामले हैं, सिविल मामले, सिविल मामलों में व आपराधिक मामलों में भी, आपराधिक मामलों में भी। जो राष्ट्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी हैं, उनके संबंध में भी यह प्रावधान क्या नहीं होता है, लागू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी इसमें शामिल होती हैं। ध्यान से आपको ये बात समझ में आई होगी, यदि भाषण कोई जवाब दिया है तो उनके संबंध में न्यायालय के प्रति क्या नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। छूट का प्रावधान वहाँ किया गया है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जाएगा, ये अपवाद है विधि के समक्ष समानता का। उसके बाद राज्य विधानमंडल आर्टिकल 194 के अनुसार है, विदेशी राजदूतों, राजनयिकों या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी सिविल मामलों व आपराधिक मामलों में भारतीय न्यायालयों के मामलों में क्या नहीं होंगे, ये कैपेबल नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे कि इनको जवाब देना यहाँ पर पड़े। ये कहाँ है, आर्टिकल 14 के विधि के समक्ष समानता में अपवाद का प्रावधान है। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 में क्या प्रावधान किया गया है। स्क्रीनशॉट का मतलब है वीडियो पॉज और उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग लो। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 में सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ 5 सेक्शन दिए गए हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5). कब कब इनको जोड़ा गया उसकी भी बात मैं करने वाला हूँ। 3 तो पहले से ही थे और बाद में भी 4 जोड़ा गया और बाद में 15(5) भी जोड़ा गया, उसके बारे में हम बात यहाँ पर करते हैं। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया है, धर्म कोमा जाति कोमा मूल वंश कोमा जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर धर्म जाति मूल वंश जन्म धर्म जाति कोमा मूल वंश कोमा जन्म स्थान के आधार पर समानता का प्रावधान, समानता का प्रावधान। तो कितने आधार दिए गए हैं यहाँ, धर्म जाति मूल वंश। अच्छा, एक और भी लिखना है इसके साथ, यहाँ पर आता है लिंग कोमा जन्म स्थान के आधार पर समानता का प्रावधान, यानी इनके साथ, इस आधार पर इनके साथ इन 5 आधारों पर 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इनके साथ इन 5 आधारों पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर किसके संबंध में, चाहे स्कूल के संबंध में हो या फिर किसी स्थान के संबंध में हो, तो यहाँ पर प्रावधान है कि अस्पृश्यता के प्रभाव को समाप्त करना। हालांकि आर्टिकल 17 में प्रावधान है और यहाँ भेदभाव को समाप्त
किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये प्रावधान आर्टिकल 15 में किया गया है। अब हम बात करते हैं 15(1) में लिखा हुआ क्या है। आर्टिकल 15(1) की बात करूं तो ये आर्टिकल नंबर 15(1) में लिखा हुआ प्रावधान है कि आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसी बात को 15(1) में ही लिखी हुई बात है ये जो यहाँ लिखी है। आर्टिकल 15 में ये वाला प्रावधान हेडिंग के तौर पर लिखा है और उसके बाद ये कंप्लीट बात 15(1) में लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 15(2) की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि राज्य क्या करेगा, जो हमारे सोशल प्लेस हैं उनके स्थान पर जैसे सार्वजनिक स्थल हैं या फिर दुकानें हैं, होटल हैं, तो उनके संबंध में या फिर कुएं हैं तो वहाँ पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा इन 5 आधारों के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ। ये प्रावधान 15(2) में लिखा हुआ है। तो क्या प्रावधान लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग समझो इसको। दुकानों, कोमा होटलों तथा मनोरंजन स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आधार कहाँ पर रखे गए, इनके संबंध में। और क्या क्या और यहाँ पर प्रावधान इसमें, और राज्य निधि से पूर्णतः पोषित या अंशतः पोषित सार्वजनिक स्थलों, कोमा नदियों, कोमा तालाबों पर इन 5 आधारों के आधार पर, कौन से 5 आधार हैं ये लिखें, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी आप याद यहाँ पर रखना। ये 15(2) में प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि इन आधारों के चाहे सार्वजनिक स्थल हों या फिर दुकान, होटल तथा मनोरंजन स्थल हों, नदी हो, तालाब हो, तो वहाँ पर कुएं हों, कुएं भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, कुएं हों तो कुएं भी क्या कर सकते हैं, उन पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 15(5)(2) में लिखा हुआ प्रावधान है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसके संबंध में यदि कोई और प्रावधान यहाँ पर किया जाए। आर्टिकल नंबर 15(3) में क्या प्रावधान लिखा हुआ है, आर्टिकल 15(3) में इसमें लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है। इन आधारों के आधार पर भी क्या कर सकता है, राज्य महिला और बच्चों के लिए, ध्यान से समझना 15(3) में क्या लिखा है, राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
कर सकता है, कर सकता है। यह अपवाद में शामिल, अपवाद में शामिल नहीं माना जाएगा। यह अपवाद में शामिल नहीं माना जाएगा, यानी राज्य महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है और बच्चों के लिए भी क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। ये अपवाद में शामिल नहीं होगा। आर्टिकल 15(4) की मैं बात करूं, उसकी बात करेंगे अब हम। चंपकम दोराईराजन का मामला है मद्रास राज्य का। तो वहाँ पर 1951 का ये प्रावधान है। वहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संस्थानों में छूट का प्रावधान इसी से संबंधित है कि उसको भी अपवाद में शामिल नहीं किया जाएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आर्टिकल नंबर 15(5) में क्या प्रावधान है, उस 4 में क्या प्रावधान है, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के चंपकम दोराईराजन मामले में शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। ये विश्वविद्यालय में सीटों से संबंधित प्रावधान था कि जो आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको निश्चित अनुपात में क्या किया जाए, रिजर्वेशन का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। तो क्या प्रावधान था इसमें राज्य मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों के लिए निश्चित अनुपात में सीटों को आरक्षित करना। यानी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके विभिन्न जातियों के, और कौन कौन से जाति हैं अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा, उनके लिए निश्चित अनुपात में सीटों का क्या करना, आरक्षित करना। और कौन सी हैं, जैसे अन्य पिछड़े वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे पिछड़े वर्गों के लिए तथा
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। ये मेडिकल कॉलेज से संबंधित मामला था। इनको सीट के संबंध में ही कि इनका एडमिशन नहीं हुआ था, तो वहाँ पर ये केस उसके संबंध में ये आया था कि राज्य मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निश्चित अनुपात में क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान करेगा। ये प्रावधान यहाँ पर सामने आया। और कौन किन के लिए कर सकता है, पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये यहाँ पर ये अपवाद माना जाता है किसका, ये अपवाद किसका माना जाता है, आर्टिकल 15(1) का, 15(2) का, कि वहाँ पर धर्म, जाति, मूल वंश, निवास, लिंग के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ अपवाद माना जाता है किसका, तो यह अपवाद किसका है, आर्टिकल 15(1) का और 15(2) का, ये क्या है, अपवाद माना जाता है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 15(5) में, या इसको कब जोड़ा गया और इसके लिए क्या प्रावधान है। और यहाँ पिछड़े वर्गों के साथ साथ शैक्षणिक रूप से पिछड़े लिखना है तो सही आपके लिए होगा। शैक्षणिक शिक्षा में पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तथा अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, आप लोग इसको याद रख लेना। अब हम बात करें यहाँ पर इसको कब जोड़ा गया, तो इसे 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें पिछड़े वर्गों के लिए भी क्या किया गया, विशेष प्रावधान की बात की गई। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी क्या होगा, विशेष प्रावधान किया जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल 15(5) में इसको जोड़ा गया और उसमें क्या कहा गया, ध्यान से आप लोग यहाँ समझो, इसे 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए राज्य निधि से या यहाँ लिख लें पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में विशेष प्रावधान। यानी इसको यहाँ पर बात की गई कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी नामांकन के समय सरकारी या फिर गैर सरकारी संस्थानों में क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान प्राप्त होगा। और इसके संबंध में केस आया था एक अशोक कुमार बनाम भारत संघ। इसके संबंध में अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 का मामला था, जिसमें इसको क्या किया गया, वैध ठहराया गया, इसको सही माना गया। यानी
जो ये 15/5 था, 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा तो गया इसको 2005 में, पर इसको वैध कब ठहराया गया कंप्लीट तौर पर? अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 के मामले में इसको क्या किया गया? वैध ठहराया गया। ये भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 16 आर्टिकल नंबर 16 में क्या प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 16 की हम बात करते हैं। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 16 में क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 में प्रावधान किया गया है कि लोक नियोजन के संबंध में जितने भी मामले हैं उनमें राज्य क्या करेगा? सभी को समान अधिकार देगा। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पर समझना, लोक नियोजन के मामलों में राज्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देगा, समान अधिकार देगा। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 16 फर्स्ट में। अब यही बात कहाँ पर है? लोक नियोजन के मामलों में राज्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देगा, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देगा। यही बात आर्टिकल 16 में लिखी हुई है और यही सेम बात आर्टिकल नंबर 16 फर्स्ट में लिखी हुई है। 16(1) की मैं बात करूं तो वहां पर इसी का प्रावधान किया गया है। अब यहां पर नेक्स्ट की बात की जाए कि सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे या समान अधिकार देगा। आर्टिकल नंबर 16(2) में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 16(2) की प्रावधान की मैं बात करूं, इसमें भी 5 ही प्रावधान हैं और 5 में 16(6) प्रावधान हो गए हैं। अब तो 16(6) से क्या जोड़ा गया उसकी बात मैं करूंगा। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें जोड़ा गया, सबकी मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आर्टिकल नंबर 16(2) में क्या लिखा हुआ है? जो आधार 5 आधार थे उन 5 आधारों को और प्लस 2 आधार इसमें और जोड़े गए। कौन कौन से आधार हैं? उन आधारों की हम बात करते हैं। तो इसमें राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर, निवास के धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास। और नेक्स्ट एक और प्रावधान की मैं बात करूं तो वहां पर है वंश क्रम के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यानी यहाँ पर प्रावधान क्या किए गए? इसमें प्रावधान किए गए कि इन आधारों पर राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। जो 2 आधार इसमें और जोड़ दिए गए कि लोक नियोजन या फिर जितने भी नौकरियां हैं उनके संबंध में राज्य इन आधारों पर किसी के साथ क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कौन से आधार जोड़े गए? और एक तो निवास आधार जोड़ा गया और दूसरे की मैं बात करूं तो वंश क्रम आधार यहाँ पर जोड़ दिया गया। और आर्टिकल नंबर 13 16 का तीसरे में प्रावधान बात करूं तो वहाँ पर अपवाद भी इसका रखा गया कि यहाँ पर और किन के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 16(3) में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 16(3) में इसमें प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान है कि राज्य निवास व जन्म स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है,
ये कहाँ पर जोड़ा गया है? आर्टिकल नंबर 16(3) में। ये अपवाद के तौर पर यहाँ पर अपवाद इसको नहीं माना जाएगा। राज्य में कहा गया है कि यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा ऐसा, यानी इसमें प्रावधान है कि राज्य निवास व जन्म स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। और विशेष प्रावधान यहाँ पर निवास लिख लो, ओनली निवास लिखो, जन्म स्थान मत लिखो। निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये अपवाद किसका है? ये अपवाद है आर्टिकल नंबर 16(2) का। इसमें प्रावधान है कि संसद विधि बनाकर राज्य से यह कह सकती है कि वह किसी व्यक्ति को जो निवास उसका ऐसी जगह है जहाँ पर सक्षम या सफल क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है संस्थान शिक्षा के संबंध में या कोई और विशेष प्रावधान, चाहे शिक्षा के लिए हो या फिर जो कारोबार होता है उसके लिए, या फिर लोग नियोजन से संबंधित नौकरी के संबंध में कोई विशेष प्रावधान या संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर आर्टिकल 16(3) के अनुसार राज्य विशेष प्रावधान बनाकर राज्य के लिए संसद कह सकती है कि उसको बनाए राज्य। तो उसके लिए अपवाद भी है कि 16(2) के अनुसार क्या है, अपवाद इसको माना गया है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम बात करते हैं 16(4) में क्या प्रावधान है। समझ में तो आया होगा ना आपको? ये क्या है? आर्टिकल 16(3) में है, संसद कह सकती है राज्य से विशेष प्रावधान के लिए निवास स्थान के आधार पर। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। सोलह 4 की हम बात करें यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 16(4). आर्टिकल नंबर 16(4) में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी नागरिक का राज्य में या किसी समुदाय का राज्य में विशेष या राज्य की सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहाँ पर राज्य उसके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। तो ध्यान से आप लोग, जहाँ से रिजर्वेशन का प्रावधान आता है, इसी आर्टिकल के तहत ऐसा किया गया है। क्या लिखा है यहाँ? इसके अनुसार या इसके तहत राज्य ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है या राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसे भी प्रावधान बना सकता है, ऐसा प्रावधान कर सकता है उन लोगों के लिए जिनका राज्य की सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसमें कौन से व्यक्ति शामिल हो सकते हैं? तो इसमें पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, और दूसरे हैं जिनका विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है, विशेष या फिर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए ये कर सकता है ऐसा राज्य। तो इनके संबंध में भी आयोग बने, कौन कौन से पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे, कौन से पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं होंगे, उनकी भी हम बात करेंगे। पर नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि आरक्षण का कैसे कैसे प्रावधान है, कौन सा प्रावधान कब हुआ, ओबीसी का 27% आरक्षण किसकी सिफारिश पर आया, कब इसको लागू किया गया, सबकी कंप्लीट हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोग यहाँ पहले पढ़ लो इसको, 16(5) में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 16(5) में लिखा हुआ क्या है?
आर्टिकल नंबर 16(5) आप लोग पढ़ोगे तो उसमें प्रावधान किया गया है कि जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं या धार्मिक समुदाय होते हैं तो उनमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या कर सकता है, राज्य प्रावधान कर सकता है। तो वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वहाँ धर्म के आधार पर क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया जा सकता है। जैसे मदरसों के मामले में हो तो वहाँ मदरसों के संबंध में किसी मौलाना को क्या कर सकते हैं, वहाँ जो मुखिया होता है एक, उसको नियुक्त किया जा सकता है। और जो मंदिर होते हैं, मंदिरों के संबंध में यानी संप्रदाय से संबंधित किसी विशेष व्यक्ति को क्या मिल सकता है, अधिकार दिया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इसमें विभिन्न संप्रदायों के लिए विशेष छूट का प्रावधान है, विशेष छूट का प्रावधान है। इसको भी आप लोग लिखना, इसमें लिखना है आपको कि धर्म के आधार पर क्या किया जा सकता है, यहाँ भेदभाव किया जा सकता है। और भेदभाव का मतलब क्या है, जो अच्छा जानकार धर्म से संबंधित व्यक्ति है उसको संस्था का मुखिया बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 16(5) में लिखा हुआ है। अब 16(4) से संबंधित क्या क्या प्रावधान है या फिर आरक्षण से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और शेयर कर देना यदि आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो।